कल्पना कीजिए कोई इंसान किसी बिल्कुल अनजान जगह पर अपनी पहली सुबह आंख खोलता है। और वो कोई आम सुबह नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। वो अपने दरवाजे से बाहर कदम रखता है, लेकिन पैरों के नीचे कोई नरम मिट्टी या घास नहीं है। वहां सिर्फ एकदम बारीक जंग के रंग जैसी लाल धूल है। एक अंतहीन लाल रेगिस्तान। हाँ, जहां तक नजर जाए बस लाल और नारंगी रंग का ही साम्राज्य है। और आसमान हमारी पृथ्वी की तरह नीला नहीं है, उसमें एक अजीब सी चमक है, हल्का नारंगी या कहें तो बटर स्कॉच रंग का आसमान। और अगर वो इंसान अपना सिर उठाकर ऊपर देखे तो उसे एक नहीं बल्कि 2 छोटे छोटे चांद पूरी खामोशी से अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाई देंगे। देखिए, ये किसी विज्ञान कथा या हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। असल में ये मंगल ग्रह की एक बहुत ही संभावित वास्तविकता है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि लाल ग्रह पर इंसान मशीनों के सहारे भौतिक रूप से जिंदा कैसे रह सकता है। हाँ, क्योंकि बात सिर्फ सांस लेने की नहीं है। सही कहा। हम उन शोध पत्रों, वैज्ञानिक आकलनों और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं जो एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी कहानी बयां करते हैं। ये कहानी वर्तमान में एक खतरनाक वातावरण में जीवित रहने की इंजीनियरिंग से शुरू होती है और भविष्य की उन विशाल नैतिक दुविधाओं तक जाती है जो ये तय करेंगी कि क्या हमें वास्तव में किसी दूसरे ग्रह पर एक नई दुनिया बसानी चाहिए। एकदम सही। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मंगल ग्रह को हमेशा से ही एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बहुग्रहीय सभ्यता बनने की दिशा में सबसे तार्किक कदम माना गया है ना? हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखें तो मंगल हमारे काफी करीब है। इसके ध्रुवों पर और सतह के नीचे पानी का विशाल भंडार मौजूद है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मंगल का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है। यह हमारी पृथ्वी की बायोलॉजिकल क्लॉक से, हमारी जैविक घड़ी से काफी मेल खाता है। मतलब हमारे शरीर को दिन और रात का फर्क महसूस होगा। बिल्कुल। ये समानताएं एक उम्मीद जगाती हैं, लेकिन देखिए, इन उम्मीदों के ठीक पीछे जो कठोर वास्तविकता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मंगल का वातावरण किसी भी रूप में हमारा स्वागत नहीं कर रहा है। वो हमें मारना चाहता है। एकदम। वो सक्रिय रूप से हमें खत्म करने के लिए तैयार है। और यहीं से वो चुनौती शुरू होती है जिसे हम सर्वाइवल की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। मुझे मंगल ग्रह की ठंड के बारे में तो थोड़ा पता है। तापमान आसानी से -60 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर सकता है, जो एंटार्क्टिका की सबसे भयंकर सर्दियों से भी बदतर है। बाप रे। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है वो ठंड नहीं है, वो है वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मंगल पर हवा इतनी पतली है कि उसका दबाव पृथ्वी के समुद्र स्तर के दबाव का केवल 1% है। 1%? मतलब लगभग ना के बराबर। हाँ, अगर कोई इंसान बिना किसी भारी सुरक्षा के मंगल की सतह पर कदम रखता है तो वो केवल सांस रुकने से नहीं मरेगा। विज्ञान में से आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट कहा जाता है। बहुत भयानक स्थिति है वो। सच में। इतने कम दबाव में पानी हमारे शरीर के सामान्य तापमान पर ही उबलने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना सुरक्षा के बाहर जाने पर इंसान के खून, उसकी लार और आंखों के आंसुओं में बुलबुले उठने लगेंगे। वो उबलने लगेंगे। बिल्कुल। ये महज दम घुटना नहीं है, ये शरीर के अंदर की भौतिकी का पूरी तरह से टूट जाना है। और उसी भयानक स्थिति से बचने के लिए जो तकनीक चाहिए, वो सिर्फ एक आम स्पेस सूट नहीं हो सकती। तो वो क्या होगा? वो एक वियरेबल प्रेशर वेसल है। मतलब एक ऐसा चलता फिरता कवच जो आपके शरीर के चारों ओर पृथ्वी जैसा दबाव बनाए रखता है। बाहर का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो हमारे लिए जहर है। हाँ, इंसान को जीवित रखने के लिए केवल एक सीलबंद डिब्बे या हैबिटेट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सक्रिय कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली की आवश्यकता होती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक और यांत्रिक संतुलन है। मैं इस हैबिटेट की तुलना एक ऐसे यांत्रिक फेफड़े से कर रहा हूँ, एक मैकेनिकल लंग जिसे बिना खांसे बिना रुके सालों तक सांस लेनी है। बहुत सटीक तुलना है, क्योंकि वहाँ कोई खिड़की तो है नहीं जिसे खोलकर ताजी हवा ली जा सके। हर एक सांस एक गणितीय समीकरण है। और अगर पानी की बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, मंगल पर उसका कई गुना अधिक उन्नत संस्करण चाहिए होगा। हाँ, पसीने की हर बूंद, सांस के साथ निकलने वाली नमी और यहाँ तक कि मूत्र को भी 100% रिसाइकिल करना होगा। बिल्कुल।
एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकते। और खाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स जैसी क्लोज्ड लूप प्रणालियों में खेती करनी होगी, जहां मिट्टी के बजाय खनिजों वाले पानी में पौधे उगते हैं। और वो पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं जो इंसान छोड़ता है। लेकिन इन सब मशीनों को चलाने के लिए सब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खेल है। हाँ, ऊर्जा ही सबसे बड़ी बाधा है। इस पूरे यांत्रिक फेफड़े और रिसाइकलिंग तंत्र को चलाने के लिए अबाध यानी बिना रुके मिलने वाली बिजली चाहिए। तो सौर ऊर्जा मतलब सोलर पावर काम नहीं आएगी? सौर ऊर्जा एक विकल्प है, लेकिन देखिए मंगल सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए वहां धूप कमजोर होती है और ऊपर से मंगल पर हफ्तों तक चलने वाले विशाल धूल भरे तूफान आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स। हाँ, जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं और सौर पैनलों को पूरी तरह बेकार कर सकते हैं। इसलिए एक स्थायी बस्ती के लिए परमाणु रिएक्टरों पर निर्भर रहना लगभग तय है। जैसे कि छोटे फिशन रिएक्टर्स। बिल्कुल, ये एक ऐसा कृत्रिम माहौल है जहां प्रकृति का कोई भी हिस्सा आपका अपना नहीं है। हर चीज मशीनों द्वारा बनाई जा रही है। मतलब मशीनें शरीर को तो बचा लेंगी। हमने हैबिटेट बना लिया, हमने पानी को रिसाइकिल कर लिया, रेडिएशन से बचने के लिए दीवारों को मोटा कर दिया। भौतिक रूप से हम सुरक्षित हैं। हाँ, भौतिक रूप से हम एक अभेद्य किले में हैं, लेकिन उस किले के अंदर जो चीज बंद है वो एक ऐसा मानव मस्तिष्क है जिसका विकास खुले मैदानों में, बहती हवाओं के बीच और नीले आसमान के नीचे हुआ है। और यहीं असली समस्या शुरू होती है। बिल्कुल, जब शरीर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है तब असल लड़ाई दिमाग के स्तर पर शुरू होती है। और यहाँ दूरी का जो पैमाना है वो दिमाग के साथ अजीब खेल खेलता है। दूरी का पैमाना हमारी पृथ्वी की आम समझ से बहुत बहुत परे है। जब पृथ्वी और मंगल अपनी कक्षाओं में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं तब भी उनके बीच कितनी दूरी होती है? लगभग 5.4 करोड़ किलोमीटर। बाप रे, 54 मिलियन किलोमीटर। और ये दूरी संचार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। प्रकाश की गति से चलने वाले रेडियो सिग्नल को भी ये सफर तय करने में भारी समय लगता है। कक्षा की स्थिति के आधार पर मंगल से पृथ्वी तक एक संदेश पहुंचने में 4 से लेकर 24 मिनट तक का समय लग सकता है। रुको, 24 मिनट एक तरफ से? बिल्कुल। मतलब अगर मैं मंगल पर हूँ और मुझे पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल को सिर्फ ये कहना है कि मुझे मदद चाहिए या यहाँ एक समस्या है, तो मेरा संदेश पृथ्वी तक पहुँचने में 24 मिनट लगेंगे। हाँ, और फिर वहाँ से उनका जवाब कि क्या समस्या है, हाँ, मुझ तक वापस आने में और 24 मिनट लगेंगे। कुल 48 मिनट। ये एक सवाल का जवाब पाने के लिए लगभग 48 मिनट का इंतजार है। हम पृथ्वी पर एक इंटरनेट पेज के 5 सेकंड में लोड न होने पर बेचैन हो जाते हैं। सच कहा। जरा सोचिए, एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जहां हर सेकंड कीमती है, वहां 48 मिनट का सन्नाटा मनोवैज्ञानिक रूप से कितना विनाशकारी हो सकता है। ये अलगाव का चरम रूप है, आइसोलेशन की इंतहा। कोई भी आपके बचाव के लिए नहीं आ सकता। और देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव केवल संचार के देरी तक सीमित नहीं है। संवेदी वंचना, जिसे हम सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं, एक बहुत बड़ा कारक है। मतलब इंद्रियों को कोई नया अनुभव ना मिलना। हाँ, मंगल पर हैबिटेट के अंदर की दुनिया बिल्कुल मोनोटोनस होगी, एक जैसी। कोई ताजी हवा चेहरे को नहीं छुएगी, बारिश की बूंदों की आवाज नहीं होगी, मौसम का कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ मशीनों की आवाज होगी। बिल्कुल, वहाँ सिर्फ मशीनों के लगातार भिनभिनाहट होगी, पंखों की आवाज, पंपों की आवाज, जो आपको हर सेकंड याद दिलाती है कि आप एक मशीन के पेट में जिंदा हैं। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। अंटार्कटिका में काम करने वाले शोधकर्ताओं पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि अत्यधिक अलगाव और एक ही तरह के कृत्रिम माहौल में लंबे समय तक रहने से इंसान गंभीर अवसाद का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन? हाँ, डिप्रेशन, नींद की कमी और संज्ञानात्मक गिरावट यानी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो सकता है। और अंटार्कटिका में तो फिर भी आप दरवाजा खोलकर असली बर्फीली हवा तो महसूस कर सकते हैं। मंगल पर वो विकल्प भी नहीं है। वहाँ दरवाजा खोला तो मौत तय है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंसान मूल रूप से एक ऐसा प्राणी है जो अपनी परिस्थितियों से समझौता करके लंबे समय तक चुपचाप डिब्बे में नहीं बैठ सकता। वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा। हाँ, अगर बाहर का माहौल हमारी जान ले रहा है और अंदर का सन्नाटा हमें पागल कर रहा है, तो इंसानियत का अगला स्वाभाविक कदम क्या होगा? वो उस पूरी दुनिया को ही बदलने की कोशिश करेगा। टेराफॉर्मिंग। बिल्कुल। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा सामने आता है, टेराफॉर्मिंग। मतलब किसी पूरे ग्रह के वातावरण को जानबूझकर बदलना, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि इसके पीछे का मूल विचार मंगल को गर्म करना है,
लेकिन एक पूरे ग्रह का तापमान बढ़ाना कोई कमरे का हीटर चालू करने जैसा तो है नहीं। इसका विज्ञान और इसकी यांत्रिकी क्या है? देखिए, इसकी यांत्रिकी सीधे तौर पर वायुमंडलीय हेरफेर पर निर्भर करती है। एटमॉस्फेरिक मैनिपुलेशन। हाँ, मंगल का वर्तमान वायुमंडल बहुत पतला है और वो गर्मी को रोक नहीं सकता। टेराफॉर्मिंग का पहला लक्ष्य एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना होगा। मतलब इतनी गर्मी पैदा करना जो लगातार बढ़ती जाए। बिल्कुल। इसके लिए कई सैद्धांतिक तरीके प्रस्तावित हैं। एक तरीका है मंगल की कक्षा में विशालकाय शीशे लगाना, ऑर्बिटल मिरर्स, जो सूरज की रोशनी को सीधे मंगल के ध्रुवों पर केंद्रित करें ताकि वहाँ की बर्फ पिघले। हाँ, ध्रुवों पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड पिघलकर गैस बनेगी जो वायुमंडल को घना करेगी। और दूसरा जो और भी अधिक आक्रामक तरीका है वो है सुपर ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करना। सुपर ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC या हैलोकार्बन, और उन्हें जानबूझकर मंगल के वायुमंडल में छोड़ना। रुको, CFC? हाँ, CFC। उस गैसों और कार्बन उत्सर्जन ने हमारी पृथ्वी के जलवायु तंत्र को बिगाड़ दिया है, जो हमारे लिए संकट है। हाँ, जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं, वही गैसें मंगल ग्रह पर जीवन का निर्माण करने का सबसे बड़ा हथियार बनेंगी। जो जहर यहाँ पृथ्वी को मार रहा है, वही जहर मंगल को जीवन देगा। प्रकृति का एक अजीब मजाक कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। अगर ये प्रक्रिया काम करती है तो जमे हुए महासागर पिघलेंगे, नदियां बहेंगी और शायद वायुमंडलीय दबाव इतना बढ़ जाए कि इंसान बिना उस भारी स्पेस सूट के मंगल की सतह पर चल सके। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादुई स्विच नहीं है। हाँ। जिसे दबाया और रातों रात मंगल पृथ्वी बन गया। हाँ, इसमें काफी समय लगेगा। एक पूरे ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु को बदलने में पीढ़ियां लगेंगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सदियां या शायद हजारों साल लग सकते हैं। ये मानवता द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग प्रयास होगा। हजारों साल का प्रोजेक्ट। लेकिन इसके साथ ही विज्ञान के सामने अब तक की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा भी खड़ी हो जाती है, मॉरल डिलेमा। किस तरह की दुविधा? बात अब सिर्फ ये नहीं रह जाती कि क्या हम तकनीक के जरिए मंगल को बदल सकते हैं, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या हमें ऐसा करने का अधिकार है। बिल्कुल। और यहीं पर यह चर्चा सर्वाइवल की भौतिक सीमाओं से आगे बढ़कर नैतिकता के दायरे में आ जाती है। सही कहा। हम मंगल को एक खाली कैनवस की तरह देख रहे हैं जिस पर हम अपनी मर्जी से हरियाली और महासागर उकेरना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सही है? मंगल भले ही हमें बेजान और बंजर लग रहा हो, लेकिन उसका अपना एक 4.5 अरब साल पुराना इतिहास है। उसका अपना एक प्राकृतिक भूविज्ञान है। हाँ, तो क्या इंसान के पास ये नैतिक अधिकार है कि वो एक दूसरे ग्रह के प्राकृतिक स्वरूप को अपनी सुविधा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर दे और उसे पृथ्वी 2.0 में बदल दे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये हमारा अहंकार नहीं है कि हम ब्रह्मांड में एक भगवान की तरह व्यवहार करना चाहते हैं? देखिए, वैज्ञानिक और दार्शनिक समुदाय में इस पर दो बहुत ही स्पष्ट और विपरीत विचार है। एक पक्ष संरक्षणवादी दृष्टिकोण रखता है, यानी प्रिजर्वेशनिस्ट अप्रोच। संरक्षणवादी मतलब जो मंगल को जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल। उनका तर्क है कि मंगल का अपना आंतरिक मूल्य है, अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हो सकता है कि मंगल की सतह के नीचे सूक्ष्म जीवों के रूप में, माइक्रोब्स के रूप में कोई ऐसा एलियन जीवन मौजूद हो जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। और अगर हम टेराफॉर्मिंग करते हैं तो हम उस संभावित जीवन को पनपने से पहले ही नष्ट कर देंगे। उनका मानना है कि हमें दूसरे ग्रहों के प्राकृतिक स्वरूप का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है? उनका तर्क क्या है जो इस बदलाव के पक्ष में है? दूसरा पक्ष विस्तारवादी दृष्टिकोण का है, एक्सपेंशनिस्ट। उनका तर्क है कि एक बेजान पत्थर या धूल के ग्रह का कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार और मूल्य चेतना से आते हैं, कॉन्शियसनेस से। मतलब अगर मंगल मृत है तो वहाँ जीवन ले जाना बुरा नहीं है। हाँ, अगर मंगल मृत है तो वहाँ जीवन ले जाना, उसे हरा भरा बनाना और मानवता को फैलने का मौका देना ब्रह्मांड में एक नैतिक अच्छाई है, एक मॉरल गुड है। ये भी सोचने वाली बात है। उनके अनुसार जीवन का स्वभाव ही विस्तार करना है। वे तर्क देते हैं कि मानव प्रजाति को किसी एक ग्रह के विनाश से बचाने के लिए, जैसे कोई क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड टकरा जाए पृथ्वी से, बिल्कुल ऐसे खतरों से बचाने के लिए मंगल को आबाद करना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य है। दोनों ही पक्ष अपनी जगह बहुत मजबूत तर्क रखते हैं।
और सच कहूं तो ये बहस विज्ञान से ज्यादा अब दर्शन शास्त्र का हिस्सा बन चुकी है। हाँ, फिलॉसफी का हिस्सा। ये एक ऐसा नैतिक चौराहे वाला सवाल है जहां दोनों तरफ की बातें तार्किक लगती हैं। लेकिन अगर हम भविष्य के इस हजारों साल लंबे टेरेफॉर्मिंग प्रोजेक्ट से थोड़ा पीछे आएं और उस पल की बात करें जब पहली बार कोई इंसानी बस्ती मंगल पर बस रही होगी, शुरुआत के दिन। हाँ, तब तो टेरेफॉर्मिंग नहीं हुई होगी। तब तो वो लोग उसी जानलेवा लाल धूल के बीच उस सीलबंद हैबिटेट में होंगे। बिल्कुल। वहां स्थिति ये होगी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब शून्य गुंजाइश, जीरो मार्जिन फॉर एरर। शून्य गुंजाइश का यथार्थ बहुत क्रूर होता है। मंगल पर प्राकृतिक रूप से कोई सेफ्टी नेट या बचाव का जाल नहीं है। पृथ्वी की तरह नहीं कि कुछ हुआ तो बाहर भाग जाओ। हाँ, पृथ्वी पर अगर आपका घर टूट जाता है तो आप बाहर निकल सकते हैं और हवा में सांस ले सकते हैं। मंगल पर अगर आपके हैबिटेट के किसी मॉड्यूल में कोई छोटी सी भी दरार आ जाती है, मान लीजिए किसी छोटे उल्कापिंड के टकराने से, हाँ, माइक्रोमीटियोराइट के टकराने से या धातु के कमजोर होने से, तो वो दरार तुरंत दबाव कम कर देगी, डीप्रेशराइजेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का रिसाइकलर कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है तो पूरी बस्ती का दम घुटने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई बैकअप नहीं है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई बड़ी आपात स्थिति आती है तो अंतरिक्ष यात्री कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। लेकिन मंगल से भागने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज टूटती है तो आपको उसे उन्हीं उपकरणों से ठीक करना होगा जो आपके पास हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मारे जाएंगे। ये कड़वा सच है। ये एक ऐसे मिशन पर जाने जैसा है जहां आपको पता है कि पृथ्वी से कोई बचाव दल या एम्बुलेंस कभी समय पर नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि मंगल मिशन केवल इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं है। ये एक प्रजाति के रूप में हमारे सामूहिक धैर्य, अनुशासन और परिपक्वता की परीक्षा है। हमारी मैच्योरिटी की परीक्षा। बिल्कुल। इन सारे पहलुओं को देखने के बाद खतरनाक वातावरण, मनोवैज्ञानिक दबाव और एक पूरे ग्रह को बदलने की नैतिक उलझन, मूल सवाल यही खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? जब हम अभी उस ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए बना है, यानी पृथ्वी, तो क्या हम वास्तव में उस ग्रह को संभालने के लिए तैयार हैं, जहाँ की हर एक चीज हमारी जान लेना चाहती है? ये सच में एक बहुत ही तीखा और विचारणीय सवाल है। क्या मंगल पर जाना इंसानियत का स्वाभाविक विकास है या ये हमारा चरम अहंकार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने को अपने रहने लायक बना सकते हैं? यही तो दुविधा है। हम सर्वाइवल की इंजीनियरिंग तो शायद कर लेंगे, लेकिन क्या हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? शायद यही मंगल मिशन का असली उद्देश्य है। ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह इंसानियत को अपनी तकनीकी और नैतिक सीमाओं से परे धकेलने का एक अवसर है। एक टेस्ट है हमारा। हाँ, जब पहला इंसान मंगल की उस लाल धूल पर कदम रखेगा तो वो खामोशी सिर्फ आवाज से नहीं टूटेगी, बल्कि वो इस बात की घोषणा होगी कि मानवता अब एक ही दुनिया की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और देखिए, जब हम एक दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलने की बात करते हैं तो मैं इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और थोड़ा विचलित करने वाले नजरिए से देखता है। मैं सुनना चाहूंगी। जरा एक लंबी छलांग लगाइए। मान लीजिए कि हम मंगल पर बस्ती बसाने में सफल हो जाते हैं। हम टेराफॉर्मिंग शुरू कर देते हैं, हैबिटेट काम कर रहे हैं और कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। हजारों साल आगे? हाँ, हजारों साल बाद मंगल पर पैदा होने वाली वो नई सभ्यता जिसने कभी पृथ्वी की ठंडी हवा या नीला आसमान नहीं देखा, वो पृथ्वी को अपनी मातृभूमि के रूप में नहीं देखेगी। उनके लिए पृथ्वी सिर्फ एक कहानी होगी। बिल्कुल। और जैविक रूप से देखिए, मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/3 है, 1/3। इसका शरीर पर बहुत असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहां जन्म लेने वाले इंसानों की हड्डियां और मांसपेशियां अलग तरीके से विकसित होंगी। वे शायद पृथ्वी के इंसानों से बहुत लंबे लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। हाँ, वो हमारे जैसे नहीं दिखेंगे। और पृथ्वी उनके लिए एक बेहद अराजक, 70% खारे पानी से भरी हुई और भारी गुरुत्वाकर्षण वाली एक अजीब एलियन दुनिया होगी। हजारों सालों के अलगाव और अलग वातावरण में पनपने के बाद जैविक विकास यानी इवोल्यूशन और नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्पीसिएशन की प्रक्रिया। बिल्कुल। हम तकनीकी रूप से 2 ग्रहों वाली प्रजाति तो बन जाएंगे, लेकिन क्या उसके बाद इंसानियत शब्द का मतलब पृथ्वी वालों और मंगल वालों के लिए हमेशा के लिए अलग-अलग हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या मंगल के वे लोग खुद को इंसान मानेंगे या कुछ और?
जब लोग आज रात आसमान की ओर देखें और उस चमकते हुए लाल बिंदु को तलाशें, तो इस बात पर जरूर विचार करें कि वहां जाने का मतलब सिर्फ एक नया घर खोजना नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए ये बदल देना है कि इंसान होने का मतलब क्या होता है।